हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का आर्थिक अभिनंदन करती हूँ। और आए हम एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है काल विभाजन और नामकरण। टॉपिक का नाम है काल विभाजन और नामकरण। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपने यहाँ पर जीवन परिचय भी शुरू कर रखे थे। 8 10 6 7 हमने जीवन परिचय करवा दिए हैं। तो अभी मेरा मन कर रहा था कि आदिकाल के हमारे कुछ एक टॉपिक रहते हैं। फिर हिंदी साहित्य का जो है हमारा आदिकाल, हिंदी साहित्य लिटरेचर की अगर बात करें, हिंदी साहित्य में हमारा जो आदिकाल हमने शुरू कर रखा है उसके एक आध टॉपिक ही और रहेंगे। उसके बाद हमारा आदिकाल संपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही हमारा आदिकाल संपूर्ण होगा हम उसके बाद प्रश्न क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे। बस आप अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहें और वीडियो को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। आज का हमारा टॉपिक है काल विभाजन और नामकरण। अब देखो, काल विभाजन, मैं इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका बता देती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य लिखा गया। अब आपको पता है कि साहित्य एक दिन में तो लिखा नहीं जाता। हिंदी साहित्य जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से लेकर, और ये हमारे सामने अब एक बुक रखी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस किस ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी का लिखा, राम कुमार वर्मा जी ने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, गार्शद तासी ने लिखा। इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य का लिखा तो ये तो है नहीं कि कहीं से कुछ भी लिख दिया। तो उस हिंदी साहित्य को लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम काल का विभाजन करें, काल का विभाजन करें। तो इन सब ने अपने अपने हिसाब से काल का विभाजन किया। किसी ने कर्ता के आधार पर किया, किसी ने प्रवृत्ति के आधार पर किया, किसी ने विकास के आधार पर किया, और किसी ने वर्ण के आधार पर किया। तो ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें काल विभाजन और नामकरण में है। तो हम शुरू करते हैं। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। अर्थात अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम बांटें और उसका काल विभाजन करें कि कौन सी समय सीमा कहाँ तक की समय सीमा को हम क्या नाम दें, ये कहलाता है आपका काल विभाजन। जैसे हम करते हैं 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का हमारा क्या कहलाता है, आदिकाल कहलाता है। क्या 1375, सॉरी 1375। ये किसने दिया था, ये काल विभाजन किसने किया था, आदिकाल का जो नामकरण ये काल विभाजन किया था, ये किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 1050 से 1375 संवत था ये आपका, संवत इस था, ठीक है, विक्रम संवत था। तो ये काल विभाजन इस तरीके से जब हम बांटते हैं तो ये काल विभाजन कहलाता है। फिर 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 आ जाता है। फिर 1700 से 1900, ठीक है, 1050 से 1375 ये आपका आ जाएगा आदिकाल। 1375 से 1700 ये आपका आ जाएगा भक्ति काल। और फिर भक्ति काल के बाद 1700 से 1900 आपका आ जाएगा रीति काल। और 1900 के बाद और अब तक का क्या आ जाएगा आपका आधुनिक काल। तो ये काल विभाजन जो किया और उसका जो नामकरण दिया कवियों ने, वो किस किस आधार पर दिया, तो हम देख लेते हैं। काल विभाजन के कई आधार हो सकते। तो कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर मतलब कौन कौन से हो, जैसे प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो ये जो नामकरण किए गए हैं ये किसके आधार पर हैं, कर्ता के आधार पर। अब प्रवृत्ति के आधार पर कौन से होते कि उस समय क्या प्रवृत्ति चल रही थी। जैसे भक्ति काल है, संत काव्य है, सूफी काव्य है, रीति काव्य है, छायावाद है, प्रगतिवाद है। ये प्रवृत्ति के आधार पर है कि इसमें रहस्यवाद था, इसमें प्रगति के बारे में बातें कर रही थी, इसमें भक्ति के बारे में बात हो रही थी, इसमें संतों के बारे में बात हो रही थी, इसमें सूफियों के बारे में बात हो रही थी, और उसमें लक्षण ग्रंथों की रीति चली हुई थी। तो ये सब हमारी क्या कहलाती है, प्रवृत्तियाँ कहलाती है कि प्रवृत्ति, लोगों की मुख्य प्रवृत्ति किधर थी, रुझान किधर था। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर है। विकासवादिता के आधार पर किस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं, आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल।
तो ये आपका हो गया। ये थोड़ी सी आपको भूमिका समझने के लिए है, बाकी कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि आगे का जब हम नामकरण आपको पढ़ाएंगे तो उसके लिए भूमिका बतानी जरूरी थी। और नंबर हम काल विभाजन और आपसे ऑप्शन में पूछ भी सकता है काल विभाजन के आधार क्या क्या हो सकते हैं। कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। तो ये तो रही बात उसकी एस्टेट सीटेट आपका जो भी हिंदी के आपकी परीक्षाएं हैं, स्क्रीनिंग वगैरह हैं। अब बात करते हैं HSC HPSC सब्जेक्टिव की, कि काल विभाजन और नामकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए या विस्तार से लिखिए और दे दे आपको 10 नंबर का। तो ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि कर्ता के आधार पर काल विभाजन का नामकरण हो सकता है, प्रवृत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर और सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर क्या, जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वच्छंदतावाद काल, ये आपकी घटनाएं हो सकती हैं। उसके बाद है, तो इसके अंदर ये इसी के पॉइंट है और ज़्यादा ये खास इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं काल विभाजन और नामकरण। तो ये तो मैंने आपको मुख्य एक भूमिका बताई थी कि जो काल विभाजन है हम कितने आधार पर कर सकते हैं, कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर। तो ये मैंने आपको वैसे बताया था। अब हम रियल में पढ़ेंगे कि हमारे काल विभाजन कहाँ से शुरू हुआ और सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया। तो काल विभाजन की हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा असली टॉपिक शुरुआत हो जाती है। काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया, गारसा द तासी ने। किसने किया, गारसा द तासी ने। और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, मतलब गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य तो लिखा, हिंदी साहित्य तो लिखा, लेकिन उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य तो लिखा लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो आंसर होगा गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दूसरे नंबर पर आता है, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। ये किसने लिखी थी, ये जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, थोड़ा नाम अटपटा सा है तो आप इसे ध्यान से सुन लें। किसने लिखी थी, ग्रियर्सन ने। मतलब हिंदी साहित्य जो लिखा, मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस से बता देती हूँ, लेकिन वो हम एक अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य जो है किस किस ने लिखा हुआ, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हिंदी साहित्य सबसे पहले गारसा द तासी ने लिखा, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा, तीसरे नंबर पर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। तो और चौथे नंबर पर फिर हमारे आ जाएंगे मिश्र बंधुओं ने लिखा, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, और इस तरह से हमारी ये चलती रहती है सीक्वेंस। तो जो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने तो कोई प्रयास नहीं किया काल विभाजन का। तीसरे नंबर पर बात करें, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है कि इन दोनों कवियों ने तो काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जो ग्रियर्सन थे इन्होंने अपनी ये पुस्तक किसके बारे में थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक थी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर, किसने लिखी थी, ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो इन्होंने इस किताब को कितने अध्याय में विभक्त किया, 11 अध्याय में विभक्त किया। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है, मतलब हर एक अध्याय में एक कालखंड का वर्णन किया गया है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इन्होंने कवियों और लेखकों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया। पहला क्वेश्चन आपका पीजीटी एस्टेट, टीजीटी एस्टेट और आपका स्क्रीनिंग के लिए एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सीधा काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास, नहीं सॉरी, इन्होंने लेखकों और कवियों को काल क्रम के अनुसार किसने वर्गीकृत किया, या काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर
लिटरेचर में किया। कितने अध्यायों में थे उसमें? 11 अध्याय थे। और लेखक और कवियों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया। बात कर लेते हैं अब आगे। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। काल विभाजन तो किया, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि आप किस बात पर काल विभाजन कर रहे हैं, तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना भी उचित नहीं है। तो काल विभाजन और नामकरण का हम सबसे पहले जब हिंदी साहित्य लिखा, किसने लिखा? गारसाद दासी ने लिखा। गारसाद दासी और शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने कोई प्रयास नहीं किया काल विभाजन करने का। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में क्या किया? इन्होंने 11 अध्यायों में इन्होंने विभक्त किया, यानी कि हर एक अध्याय एक काल विभाजन को दर्शाता था। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए इसे भी उपयुक्त नहीं माना गया। और तीसरे नंबर पर काल विभाजन का प्रयास किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। तीसरे नंबर पर किसने किया? पहले नंबर पर आप एक बार मेरे साथ बार बार आप पुनरावृत्ति करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला प्रयास किसने किया? पहले हिंदी साहित्य लिखा किसने? गारसाद तासी ने। दूसरा किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। तीसरा किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन जो पहले दो हैं, गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। तीसरे नंबर पर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर ने कोई प्रयास नहीं किया। तीसरा नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। और फिर आता है आपका नाम तीसरे नंबर पर, क्योंकि जो गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर को एक ही पॉइंट में ले लिया, नंबर 2 पर ग्रियर्सन को लिया, और नंबर 3 पर आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अब मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि हिंदी साहित्य, जिसका नाम था मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का विभाजन का प्रयास किया था, या मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। कब लिखी गई? 1913 में। निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया। अब अगला, अगर तीसरे नंबर पर बात करें काल विभाजन की, तो मिश्र बंधुओं ने प्रयास किया, और मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। यानी कि जो हिंदी साहित्य की अनेक पुस्तकें लिखी गई, जैसे मैंने आपको गारसाद तासी की बताई, अभी शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज बताई, तो और तीसरे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर बताई। ये सारे हिंदी साहित्य के इतिहास थे, इनमें हिंदी का साहित्य लिखा हुआ था। और चौथे नंबर पर ये बात आती है मिश्र बंधुओं की, तो इनकी पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में लिखी गई थी। अब इन्होंने अपनी इस पुस्तक में क्या नामकरण किया? अब हम यहाँ, हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखना, काल विभाजन और नामकरण। हम यहाँ पढ़ रहे हैं काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण हम पढ़ रहे हैं। तो पहले दो कवि गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर ने कोई प्रयास नहीं किया। तीसरे नंबर पर बात आता है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया, और ग्रियर्सन ने किस में लिखा? 11 भागों में उसको विभक्त किया। अब हम बात कर लेते हैं मिश्र बंधु विनोद की। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा, वो हम देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा? नंबर 1 आरंभिक काल। नंबर 1 आरंभिक काल। आरंभिक काल को फिर से 2 भागों में बांट दिया इन्होंने, और एक ये था, फिर से 2 भागों में बांट दिया, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल। फिर आ जाएगा नीचे 2 काल और हैं। आरंभिक काल को कौन से 2 भागों में बांटा? पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा थी 700 से लेकर 1343, और नंबर 2 पे क्या था? उत्तरारंभिक काल, और उसकी समय सीमा थी 1344 विक्रम संवत से 1444। विक्रम संवत है, ये सन नहीं है, आप ध्यान से देख लेना। आरंभिक काल, सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 काल। नंबर 1 आरंभिक काल, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, और फिर अलंकृत काल, और फिर आपका आता है परिवर्तन काल, और फिर आता है वर्तमान काल। ये पांचों ही नाम, ये विभाजन किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था।
तो हम बारी बारी ये पढ़ रहे हैं कि आरंभिक काल को फिर से दो भागों में बांटा। ये किसने बांटा? मिस्र बंधुओं ने बांटा। ये इनकी समय सीमा थी। माध्यमिक काल को फिर से दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, मतलब जो पहले का और ये पीछे का। तो इसकी पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा 1545 से 1560 विक्रम संवत, और ये प्रौढ़ माध्यमिक काल था 1561 से 1680 विक्रम संवत। अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं। पहला था आरंभिक काल। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आपको याद रखना चाहिए, मिस्र बंधुओं ने। साथ साथ याद हो जाएगा आरंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। तो मिस्र बंधुओं ने कौन से दो भागों में बांटा? पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। और पूर्वारंभिक काल की थी 700 से 1343 और 1344 से 1444। ये आदिकाल की समय सीमा है। अभी हम आदिकाल ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को फिर से दो भागों में इन्होंने बांट दिया, और वो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और 1561 से 1680। ये था आपका प्रौढ़ माध्यमिक काल को फिर से दो भागों में बांट दिया। तीसरा आता है हमारा अलंकृत काल। पहला आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। अब माध्यमिक काल हमने देख लिया था। उसके बाद देखते हैं हम अलंकृत काल। अलंकृत काल को फिर से दो भागों में बांट रखा है। पूर्वाकृत मतलब सारे जो आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत हैं, इनके पूर्व और प्रौढ़ लगा दिया और ये बट गए सारे। पूर्वाकलन अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का था 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का जो समय सीमा थी 1791 से 1889। परिवर्तन काल की क्या थी? चौथे नंबर पर आता है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत, और वर्तमान काल 1926 से ईस्वी नहीं विक्रम संवत से आज तक। तो ये है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख ले, 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला क्या था? आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने कहा। माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और फिर क्या था? वर्तमान काल। फिर क्या था? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल तो सभी का मिलता जुलता है, लेकिन इसी में पहले में ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो ये ध्यान रखना कि आरंभिक काल किसने कहा था। अब मिस्र बंधुओं ने इतना बड़ा काल विभाजन तो दे दिया, लेकिन इनके काल विभाजन में कुछ त्रुटियां रह गई थी। उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। पीजीटी एस्टेट, खासकर पीजीटी एस्टेट में इसी तरह के क्वेश्चंस देते हैं, और 3-4 मैंने कहा कि ऑप्शन ए बी सी दे देंगे और यहीं से कोई से भी 3 लाइन उठा के दे देंगे, कहेंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो अगर आपने डिटेल पढ़ रखी है तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। तो मिस्र बंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियां कौन सी है? कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई, मतलब किसी को आरंभिक, किसी को माध्यमिक, वर्तमान काल, विकासवादिता के आधार पर, तो अलंकृत काल, मतलब इनकी जो आंतरिक प्रवृत्तियों के आधार पर। तो ये अलग अलग इन्होंने दे दिया, कोई एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा सा लगता या मानने लायक होता। दूसरा, काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है इनके पास। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार दिया, जैसे कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इस प्रकार से इनके पास कोई इस तरीके का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं था कि वो किस आधार पर अपना काल विभाजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 ईस्वी से, यानी कि 643 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया। अब इन्होंने क्या ले लिया? अब आपको पता है हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? संस्कृत, फिर आता है आपकी पाली, फिर आता है प्राकृत, और फिर आता है अपभ्रंश और फिर आ जाएगा आपका हिंदी। तो हिंदी का
हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं वो एक अलग बात है। तो इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश को भी मिला दिया, अपभ्रंश को भी मिला दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 ईस्वी से शुरू करके मतलब 643 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। कह रहा कि इन्होंने अपभ्रंश को भी स्थान दे दिया हिंदी के अंतर्गत आदिकाल में, और हिंदी का प्रारंभ जो है 1000 ईस्वी के पास मान रहे हैं, और ये आदिकाल की समय सीमा कहाँ से मान रहे हैं, 643 ईस्वी से। तो ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। तो ये सब बातें थी इनके उसमें जो मिश्र बन, इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। किसके काल विभाजन पर व्यंग्य किया, मिश्र बंधुओं का। सबसे पहले हमने किसने पढ़ा था, गारशा दत्तासी, नंबर 2 पे शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, और फिर मिश्र बंधुओं का। और मिश्र बंधुओं के बाद हम किसका पढ़ रहे हैं, आगे रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ेंगे ये यहाँ पर। तो मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांट दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो नामकरण था 5 भागों में कर दिया था। तो इन पर एक व्यंग्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। समझ गए ये बात, रामचंद्र शुक्ल जी की कही हुई एक एक बात आपको पता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये 2 पंक्तियां देकर आपसे पूछ लेंगे कि ये पंक्तियां पहली बात तो किसकी है, ऐसे पूछ सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किसके संदर्भ में ये बातें कही थी, मिश्र बंधुओं के जो काल विभाजन था उसके संदर्भ में कही थी। अब हम आगे पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। काल विभाजन अब देखते हैं इन्होंने कैसे किया काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास, इन्होंने क्या अपनी पुस्तक का जैसे अलग अलग सबने अपनी किताबों का नाम दिया था। मिश्र बंधुओं की किताब का क्या नाम था, मिश्र बंधु विनोद, कब लिखी थी, 1913 में। इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था, हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखी, 1929 में। निम्न काल विभाजन किया गया। इन्होंने कौन कौन सा काल विभाजन किया, देखो इन्होंने एक तो दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया, वो मैं आपको यहीं एक ही वीडियो में दिखा देती हूँ। वीर गाथा काल, पहले वीर आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। उसके बाद क्या नाम दिया, भक्ति काल। उसके बाद क्या नाम दिया, रीति काल, और फिर गद्य काल। अब वीर गाथा काल को इन्होंने क्या कहा, आदिकाल, दोहरा नामकरण। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते उसका प्रारूप निम्न प्रकार बताया। वीर गाथा काल को क्या कहा, आदिकाल। भक्ति काल को क्या कहा, पूर्व मध्यकाल। रीति काल को क्या कहा, उत्तर मध्यकाल। और गद्य काल को क्या कहा, आधुनिक काल। गद्य काल को क्या कहा, आधुनिक काल। तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने दी, क्वेश्चन बन सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी। और इनका समय सीमा क्या रहेगी, वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल की क्या है, 1375 से 1700। रीति काल की क्या है, 1700 से 1900 विक्रम संवत। और गद्य काल की क्या है, 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो शायद आप ये समझ गए होंगे, और सेम यही है, ये दोनों ही नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए थे। अब देख लेते हैं, लोगों ने सर्वसम्मति से इनके काल विभाजन को माना और सभी ने इनके काल विभाजन की प्रशंसा भी की। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं, सीधी सी बात है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। इनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। इसी तरीके से इन्होंने अपने कालखंड को विभाजित कर रखा है। शुक्ल जी की काल
विभाजन पद्धति के दो आधार रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रधान प्रवृत्ति और एक ग्रंथों की। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वो दो आधार पर किया, एक प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर और एक किस पर? ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर दिया। अब देख लेते हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। ऐसा नहीं कि इनको चुपचाप अपना लिया, इन पर भी आपत्ति जताई है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन अप्रमाणिक है। अब कह रहे कि जो वीरगाथा अन्य जो कवि हैं विद्वान हैं ये कह रहे हैं कि आपने वीरगाथा काल नाम कैसे दे दिया, कि उस समय जो थे जो वीर गाथा काल की जो रचनाएं मिली हैं उनमें अधिकतर तो अप्रमाणिक हैं, तो आप तो उन्हें प्रमाणिक मानकर वीर गाथा काल नाम दे रही हैं, क्या पता वो अप्रमाणिक हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर उसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना। अब और देख लेते हैं हम। तो ये कोई आपका खास नहीं था, मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कितने में बांटा? सबसे पहले मैंने आपको एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले गारसा दे तासी, और मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। नंबर 3 पर आई ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया और 11 अध्यायों में अपनी पुस्तक लिखी, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पुस्तक लिखी, 11 अध्यायों में लिखी। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है मिश्र बंधु। किसका नाम आता है? नंबर 4 पर किसका नाम आता है? मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नाम से 1913 में पुस्तक लिखी और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5। तो इसकी भी अधिकतर विद्वानों ने इसकी आलोचना की। उसके बाद क्या हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन आता है और इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा और दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई इन्होंने। एक कौन था? वीरगाथा काल, पूर्व भक्ति काल, एक उत्तर भक्ति काल, और फिर यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है, वीरगाथा काल, वीरगाथ आदिकाल कह दो, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। ये काल विभाजन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसका? पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। 5वें नंबर पर किसका आता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और मिश्र बंधुओं ने कौन सी लिखी? मिश्र बंधु विनोद कब लिखी? 1913 में लिखी। तो ये मैंने अलग अलग आपको बता दी हैं। अब राम कुमार वर्मा फिर से जी 5 भागों में काल विभाजन कर रहे हैं उसका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखी? इन्होंने 1938 में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। ये भी विक्रम संवत ही मान रहे हैं और नाम है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आप देखिए, आधुनिक काल तो वही है, रीति काल भी वही है और भक्ति काल भी वही है, तो यहाँ तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बचा क्या? आदिकाल। और इन आदिकाल को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। आदिकाल कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, संधि काल और चारण काल इन्होंने तोड़ दिया। और आपको पता ही था कि आदिकाल की समय की सीमा क्या थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? 1050 से 1375। और देखना ये इसकी क्या है, 750 से शुरू होकर खत्म तो 1375 पर ही होती है। लेकिन आदिकाल को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, संधि काल और
चारण काल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? दो भागों में, संधि काल और चारण काल। अब संधि काल की समय सीमा 750 ईस्वी से विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल की थी 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। फिर भक्ति काल की 1375 से 1700, रीति काल के 1700 से 1900 और आधुनिक काल के 1900 से अब तक ये सेम वही है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। तो शायद आपको समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि किसकी पुस्तक का क्या नाम था और कौन सी सन में प्रकाशित हुई थी। ये मैं आपको दो दो तीन तीन बार आपको बोल बोल के बता दिया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। और देख लेते हैं संधि काल में। अब संधि काल में इन्होंने क्या किया? अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की। जैसे मिस्र बंधुओं ने अपभ्रंश का डाल दिया था और उसको नाम दे दिया था आरंभिक काल। और इन्होंने क्या नाम दे दिया? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक नाम दिया था, इन्होंने संधि काल नाम दे दिया, जिसमें अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ठीक है, वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाई। मतलब चारण चारण जो थे वो किस प्रकार की रचनाएं करते थे? वीर गाथाएं। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचना काल के आधार पर नामकरण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो नामकरण है वो शुक्ल जी ने किस आधार पर किया? प्रवृत्ति के आधार पर किया। और रामकुमार वर्मा जी ने किस आधार पर किया? रचना काल के आधार पर किया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला नामकरण आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने लिखी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखी? रामकुमार वर्मा ने। और गणपति, भाई गणपति के बाद बुद्धि ज्यादा है इसलिए वह वैज्ञानिक है। इसमें आपको पजल्ड नहीं होना है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। गणपति जी के पास क्या है? गणपति का वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है। और रामकुमार वर्मा जी की कौन सी थी? हिंदी साहित्य का आलोचना। देख भगवान राम, इसको आप पजल होने की जरूरत नहीं। भगवान राम ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन फिर भी ग्रामवासियों ने मिलकर उनकी आलोचना की। इस तरीके से आप इसका डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक का नाम था वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब लिखा गया? 1965 में लिखा गया। नंबर 1 प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल। अब देखो लिटिल सा अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। प्रारंभिक काल और आरंभिक काल। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आरंभिक काल, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आरंभिक काल किसने कहा था और प्रारंभ किसने कहा था? आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था और प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणपति जी ने। और मैंने इसको ऐसे कर रखा है कि गणपति जी के उससे एक याद कर लो बस, गणपति जी के नाम से हम हर काम को प्रारंभ करते हैं। गणपति जी के नाम से हम हर काम को प्रारंभ करते हैं। तो बाकी बच गया वो किसका था? मिस्र बंधुओं का था। आप ऐसे कर लेना। आरंभिक काल की समय सीमा 1184 से 1350 ईस्वी आ गया है भाई। मध्यकाल क्या था? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 1350 से 1500 और 1500 से 1857। आधुनिक काल वही 1857 से 1965। तो ये इन्होंने इस तरह से अपना नामकरण किया। फिर आगे और बांट रखा है। ये कोई ज़्यादा आपका खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से कोई अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी अगर आप कोई कुछ पढ़ना चाहे कोई, तो मैंने आपको शो कर दिया है, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। देखिएगा आप आदिकाल खंडों के नामकरण कि किस किस ने आदिकाल को क्या कहा। अब तक जो पढ़ा हमने वो तो इम्पोर्टेंट था ही था, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है, पेपर में डायरेक्ट बनता है। देखो जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो क्वेश्चन आया था, वो उसमें था यहाँ पर कि रीतिकाल में, वहाँ बताऊंगी मैं आपको। और ये तो पूछते ही पूछते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। पहले आदिकाल के ये 5-6 नाम हैं, आपको याद करने हैं। अब वीर गाथा काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र जी वीर वीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी
क्या नाम दिया? आदिकाल। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। चारण काल किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। आपको याद रहेगा कि राम कुमार वर्मा जी का जो काल विभाजन था संधि काल और चारण काल में था। ऐसे याद कर लेना, संधि काल और चारण काल, तो आप भूलोगे नहीं। बीजोपन काल किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। आरंभिक काल खूब मैंने बताया था मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त जी ने। तो ये आप मेरी ट्रिक से कर सकते हो कि कोई भी काम हम गणपति जी के नाम से प्रारंभ करते हैं, और भाई जो बच गया आरंभ, वो भी तो आरंभ कह सकते हैं, प्रारंभ। लेकिन आप एक को याद कर लो इनमें से। तो आरंभ किसका था? मिश्र बंधुओं का। और देखना गलत होगा क्वेश्चन, ये गलत होता ही होता है, अपना दिमाग में ढंग से बैठा लेना, क्योंकि मैंने ये गलत किया है नेट में, और नेट के एग्जाम में मैं गलत करके आई थी, खूब अच्छे से मुझे पता था। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा इन्होंने? भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को हम यहाँ अब ज़्यादा हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल। तो हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम दूसरा काल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, तो मैं भक्ति काल के नामकरण बता दूंगी। जब रीति काल पढ़ेंगे तो मैं रीति काल के नामकरण बता दूंगी। लेकिन एक बार आपको मोटा मोटा यही बता देती हूँ थोड़ा सा। तो ये आदिकाल के थे, आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आता है आपका पूर्व मध्यकाल को तो क्या कहा इन्होंने? भक्ति काल कहा। पूर्व मध्यकाल को पीछे गया भक्ति काल। नंबर 3 पर उत्तर मध्यकाल को रीति काल और अलंकृत काल और श्रृंगार काल, कला काल, ये किसके नाम है? रीति काल के। अब रीति काल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल तो किसने कहा था? आपको पता है। रीति काल किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल ये नेट में पूछा गया था, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा। कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल और वर्तमान काल दो ही नाम दिए गए। अब आगे देख लेते हैं। आधुनिक काल स्पष्ट है, एंड है, ये लास्ट है हमारा। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्यिक इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वो कौन कौन से? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और ये है इनकी समय सीमा, आप ढंग से कर लेना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, शायद आपको समझ में आया होगा। ढंग से वीडियो देखना, अपने नोट्स तैयार करते रहना, सारा सब कुछ आपके सामने है। और ये यहाँ से ईस्वी शुरू हो गई है, ईस्वी स्टार्ट हो गई है। अब ईस्वी में, ये ईस्वी में आप देख सकते हैं आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 से 1650, रीति काल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वो अलग अलग, जैसे गारसा दत्तासी और वो इन्होंने लिखा है, किस किस प्रकार से, कौन कौन से सन में, और क्या क्या बात उन्होंने कही है, वो सारा मैं आपको एक वीडियो में और बता दूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए इजी हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो वो पढ़ेंगे हम कि किस किस ने किस किस पद्धति पर काल विभाजन किया। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बस हमारा एक टॉपिक और रहता है, फिर आदि काल हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा, और भाषा का और मैं इसी के अंतर्गत आपका करवा दूंगी। फिर भक्ति काल हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद।